स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जापान अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश कर रहा था पिछले कुछ समय से, और स्पेशली सोचा जा रहा था कि जो पिछला वाला क्वार्टर है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट सोच रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्या हुआ है कि जापान रिसेशन में चला गया है। और रिसेशन में जाने की वजह से आप सोच के देखिए, दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज होती हैं उसमें जापान का नंबर 3 से फिसलकर 4th नंबर पर हो गया है। ये आप देख सकते हो, जापान स्लिप्स इनटू रिसेशन अलाउइंग जर्मनी टू ओवरटेक एज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वहां की जो बैंक ऑफ जापान है वो अब इसको लेकर क्या करेगी, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिल जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जापान, जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये अब 4th नंबर पर आ चुका है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। देखो ये जो जीडीपी का आंकड़ा है ना, इसमें यहां पर जो चार्ट मैंने ढूंढा उसमें जीडीपी का आंकड़ा एक्चुअली सही से उतना दिया नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर उतना फोकस मत करना, बस ये रैंकिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हम सबको पता है कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर सेकंड नंबर पर है चाइना, हम सब जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2010 में ही जो चाइना है उसने जापान को पीछे छोड़ दिया था। मतलब पहले 2010 के पहले जापान सेकंड नंबर पर हुआ करता था, लेकिन चाइना सेकंड पोजीशन पर आ गया और तब से यही पोजीशन है। और जापान 3rd नंबर पर बना हुआ था तब से लेकर अभी तक, लेकिन अब जाकर फाइनली जो जर्मनी है वो अब आगे निकल गया है, जर्मनी 3rd नंबर पर आ गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भारत है हमारा, वो आपका 5th नंबर पर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली ये चीज है, इसमें अगर आप देखोगे इस पूरे चार्ट में, यहां पर भारत है तो 5th नंबर पर, लेकिन यहां पर हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है ना वो बहुत कम है। आप जस्ट लुक एट दिस नंबर, तो यहां पर हमारी पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बहुत लार्ज हो गई है, हम कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट जो आंकड़े सामने आए हैं जापान से, उसमें बताया जा रहा है कि वहां की जो करेंसी है येन, जापानीज येन, वो कमजोर हो रही है। साथ ही साथ आपको पता होगा जो पॉपुलेशन है वहां की वो श्रिंक हो रही है, वहां की पॉपुलेशन ओल्ड एज होती जा रही है, काफी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जापान को बहुत मुसीबत आ रखी है। इनफैक्ट पिछले 3 दशक से अगर आप देखोगे, 30 ईयर्स से जापान की इकोनॉमी वहीं की वहीं रुकी हुई है। जी हाँ, वो भी मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो जापान की जीडीपी है इस समय नॉमिनल टर्म्स में, वो $4.2 ट्रिलियन देखने को मिलेगा, और वहीं जर्मनी की जो जीडीपी है वो 4.4 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो चुकी है, और इसीलिए जर्मनी आपका 3rd पोजीशन पर आ गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो रिसेशन है वो क्यों आया है, क्योंकि आपको पता होगा रिसेशन का जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है कि अगर आप 2 क्वार्टर तक लगातार यहां पर नेगेटिव ग्रोथ करते हैं तो रिसेशन होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछला वाला क्वार्टर आप देखोगे, पिछला क्वार्टर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 का, ठीक है, ये जो पिछला वाला क्वार्टर था, इसमें जापान की जो इकोनॉमी है वो 0.4% डिप की है, 0.4% गिरी है। और उसके पहले वाले क्वार्टर में जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो उसके पिछले वाला जो क्वार्टर था, उसमें उनकी इकोनॉमी 3.3% से ऑलरेडी नीचे गई थी। तो लगातार ये जो 2 क्वार्टर में ये लोग नीचे गए हैं, ये अगेन ग्राफ में भी आप देख सकते हो, यहां पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से जापान इस समय रिसेशन में आ गया है। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो ऐसा मान रहे थे कि जो लास्ट वाला क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें -0.4% आया है, ये शायद 1% से ऊपर होना चाहिए था, ऐसा सोच रहे थे।
इकोनॉमिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना रिसेशन में जाने का, वो है प्राइवेट कंजम्पशन। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि हमारा जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, 55%, वो होता है आपका प्राइवेट कंजम्पशन। क्योंकि जीडीपी के फॉर्मूले में आप सभी को पता है C+I+G+NX ये फॉर्मूला होता है, जिसमें ये जो कंजम्पशन है ना ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो प्राइवेट कंजम्पशन आप देखिए जो पिछला वाला क्वार्टर है जापान का, ये -0.2% गया है। क्योंकि ये माइनस गया है इसलिए ये बाकी भी जो चीजें हैं उनको भी नीचे लेकर आ गया है, और इसलिए जापान इस समय रिसेशन में है। इसके अलावा यहां पर बताया ये भी जा रहा है कि लोग प्राइवेट कंजम्पशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स हैं वो अभी स्पेंडिंग नहीं करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन वगैरह इतना हाई हो गया है, लिविंग कॉस्ट इतना हाई हो गया है, जिसकी वजह से लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं, और खर्च नहीं करना चाहते मतलब प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गई है। फिर इसके अलावा भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और देखिए जब भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की अक्सर चर्चा करता हूं, और आपसे बार बार बोलता हूं ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी लास्ट हमारा जो बजट आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रखा है, 11.11 लाख करोड़, विच इज रिकॉर्ड हाई। तो जापान में अगर आप देखोगे जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है वो 0.1% गिर गया है, नीचे गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है जापान के अंदर। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिमांड की, एक्सटर्नल डिमांड मतलब कि जापान जो एक्सपोर्ट करता है, अब एक्सपोर्ट में भी भारी गिरावट आई है। अभी एक्सपोर्ट में क्या हुआ है कि बहुत मार्जिनल इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। दैट इज 2.6% आपका उनका एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बढ़ा है, नेट एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं। लेकिन आपको समझना है कि इसका कंट्रीब्यूशन उनके जीडीपी में इट इज जस्ट 0.2%। तो इसी की वजह से ओवरऑल जापान की सिचुएशन काफी खराब हुई है। अब अगर हम बात करें जापान और जर्मनी की कि जापान नीचे क्यों चला गया, जर्मनी ऊपर क्यों गया, देखो मैं आपको पहले बता दूं कि जापान और जर्मनी दोनों की अगर आप इकोनॉमी देखोगे ना, जो उनका फाउंडेशन है जो उन्होंने बनाया है, वो फाउंडेशन बेसिकली वहां की जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उनके बेसिस पर बना है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि जर्मनी के अंदर हालात देखो, ऐसा नहीं है कि जर्मनी भी बहुत इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कंपेयर टू जापान जर्मनी के अंदर वहां पर जो इन्फ्लेशन वगैरह है उसको थोड़ा कंट्रोल किया गया है। फिर इसके अलावा जो यूरो है, क्योंकि आपको पता है यूरो चलता है जर्मनी में भी, तो वहां पर यूरो जो है वो स्ट्रांग है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जापानीज येन की बात करें तो ये काफी ज्यादा कमजोर हुआ है। अगेन आप देख सकते हो यहां पर जापान की जो करेंसी है येन, वो आपका 150 को क्रॉस कर गई है कई वर्षों के बाद। तो एकदम लोएस्ट लेवल पर चल रहा है, $1 इक्वल्स टू जापानीज येन की अगर हम बात करें। तो इसी की वजह से ओवरऑल जापान की जो इकोनॉमी है वो इस समय काफी कमजोर है। फिर इसके अलावा जो लेटेस्ट डेटा है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में भी अगर आप देखोगे ना तो जापान का जो प्रेजेंस है दुनिया की इकोनॉमीज में वो धीरे धीरे लगातार कम ही होता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कुछ साल पहले जापान की जब भी बात होती थी वहां की पावरफुल ऑटो सेक्टर की जरूर चर्चा होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है, ऑटो सेक्टर में अब आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वजूद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जिसकी वजह से जापान का एक तरह से जो ऑटो सेक्टर इतना मजबूत था, पूरे दुनिया में कायम था, वो एक तरह से उसका प्रेजेंस धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, लिंक कर पा रहे होगे कि कैसे यहां पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ना किसी भी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर, तो वो कुछ देशों के लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ देशों के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो यही हो रहा है जापान के साथ। फिर इसके अलावा यहां पर जो गैप है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में, वो भी कम होता जा रहा है। जैसे भारत हो गया, भारत धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और आपको पता ही है बहुत जल्द जापान को भी ओवरटेक कर लेगा। जहां तक जापान के राइज एंड फॉल की बात है, मैं आपको बता दूं कि 1970s और 1980s ये एकदम बूम ईयर्स था जापान के लिए। मतलब इतना तेजी से ग्रो कर रहा था जापान, इतने सस्ते गुड्स प्रोड्यूस करता था, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करता था, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक चीज में। और ऐसा लगता था लोगों को कि जापान एक समय यूएस को भी ओवरटेक कर लेगा। सोच के देखिए, जापान एक छोटा सा आइलैंड कंट्रीज, आपको पता ही है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, वो 4 मेन आइलैंड्स हैं वहां पर। इतना छोटा सा देश अमेरिका जैसी इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा, ऐसा सोचा जाता था जिस तरह से वो ग्रो कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली 1990s आते आते जो उनकी जो पूरी बबल इकोनॉमी है वो एक तरह से बर्स्ट हो गई, और उसी के बाद से अगर आप देखोगे जापान एकदम स्टैग्नेंट हो गया है। पिछले 30 वर्षों में कुछ भी ऐसा आपको बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये वहां के स्टॉक मार्केट है। जैसे भारत के अंदर आपको पता है ना इंडेक्स है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स आपको पता होगा,
ठीक है, सेंसेक्स दिखाता है भारत के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से जापान के अंदर निकी 225 ये भी एक तरह का इंडेक्स है। इसको अगर आप ध्यान से देखिए 1995 के आसपास, 1995 के पहले अगर आप देखोगे तो ये करीब 30,000 के आसपास था, ठीक है, इसकी वैल्यू। और अब जाकर मतलब पिछले साल ही यहां पर जस्ट वो उसको टेक ओवर किया। मतलब इतने वर्षों तक ये आपकी उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो स्टैग्नेंट हो गई थी, वो बढ़ ही नहीं पा रही थी जापान की इकोनॉमी, ठीक है। अब जाकर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये रिसेशन ना आए, लेकिन अभी भी रिसेशन आ गया। अब क्वेश्चन यहां पर फाइनली है कि वहां की सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे ही वहां की बैंक ऑफ जापान है, वो क्या करेगी। क्योंकि क्या हुआ था 2016 में बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको जीरो पर ले गए, इनफैक्ट नेगेटिव पर ले गए। जैसे इंटरेस्ट रेट आपको पता है ना, भारत के अंदर रेपो रेट जिसकी हम चर्चा करते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन डिसाइड करती है कि आखिरकार रेपो रेट का क्या करना है। तो अभी हमारे यहाँ रेपो रेट कितना चल रहा है, 6.5%। लेकिन आपको पता है जापान में क्या चल रहा है, वो नेगेटिव में चल रहा है। नेगेटिव का मतलब ये बात सही है कि अगर मान लो अगर आप पैसा है आपके पास और अगर आप वहां की सेंटर मतलब वहां की बैंक में जमा करोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपको पैसा देना पड़ जाएगा, ये हालत है। तो 2016 में ऐसा कर दिया गया था ताकि लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर करें, इन्वेस्टमेंट करें, वहां की इकोनॉमी बढ़े। लेकिन अभी आप सोचो, पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही थी कि अब ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को हटाकर पॉजिटिव की तरफ जाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि अभी ये रिसेशन आ गया है, इसकी वजह से अब बैंक ऑफ जापान को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करेगी। मतलब क्या अब वो क्या वाकई में पॉजिटिव की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर वो फर्दर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है यहां से तो उसकी इकोनॉमी और ज्यादा कमजोर हो सकती है। तो ये अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है। और जहां तक चैलेंजेस की बात है तो आगे आने वाले समय में भी आप समझिए, क्योंकि चाइना की भी जो डिमांड है वो वीक हो रही है, तो ओवरऑल एक्सटर्नल डिमांड काफी ज्यादा वीक है। फिर यहां पर कंजम्पशन ऑलरेडी नीचे है। फिर इसके अलावा जापान के अंदर कई ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है, जैसे टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो वहां पर प्रोडक्शन एक तरह से हॉल्ट हो गया है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं ऐसे में जापान में, भगवान ही जाने वो कैसे उससे निपटेगा। बट लेट्स सी, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पर जो भारत है, देयर इज नो डाउट, हम बहुत जल्द जर्मनी और जापान दोनों को ही ओवरटेक करने वाले हैं। आपको पता ही होगा आजकल नरेंद्र मोदी जी जब पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं तो यहाँ पर वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरा जो थर्ड टर्म होगा उसमें हम भारत की इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी भारत की इकोनॉमी, ये आपका पूरा डेकेड एंड होते होते, और ओवरऑल हम मोस्ट प्रॉब्ली 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, और उसके आगे 2030 से 31 तक हम हो सकता है $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। और यही पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, इफ एन एक्सपोर्टर अर्न्स मनी, कोई मान लो एक्सपोर्टर है भारत में, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट करता है कोई गुड्स को अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं पर भी, तो उससे उसको आमदनी होती है, पैसा मिलता है। मान लो अगर उसको डॉलर वगैरह जो भी पैसा मिला और वो डॉलर उसने आरबीआई के पास जमा करा दिया, तो इससे हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर क्या अल्टीमेट इंपैक्ट होगा, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कल से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।